हफ्ते तुम अनजाने में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा रहे हो। ओह वाओ, हाँ, एग्जैक्टली पूरे 5 ग्राम्स। शॉकिंग है ना? इट इज रियली शॉकिंग। और ये इस बात का रिमाइंडर है कि जिसे हम वेस्ट समझते हैं वो एक्चुअली वेस्ट होता नहीं है, इट कम्स बैक टू अस। बिल्कुल। आज हम इंडिया के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक की गहराई में उतरेंगे, वेस्ट। ये सिर्फ कचरे की बात नहीं है, नॉट एट ऑल। ये हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और फ्यूचर की बात है। तो लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। और हाँ, अगर तुम इस तरह के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और डीप नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बिल्कुल। आज के सफर में हम पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को समझेंगे। द एवरीडे स्टफ। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे डील करने के साइंटिफिक तरीके क्या हैं, राइट। उसके बाद हम वेस्ट से डील करने के अलग अलग कूल साइंटिफिक तरीके देखेंगे, जैसे पायरोलिसिस और प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन। फिर हम लैंडफिल्स और उनमें लगने वाली आग के इशू को भी टच करेंगे। फिर आएगा रूल्स का सेक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक पोल्यूशन और उसके नए रूल्स। दैट्स नॉट ऑल। हम ई वेस्ट, सोलर वेस्ट, बैटरी वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट और आखिर में बायोमेडिकल वेस्ट पर भी बात करेंगे। दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट। इट इज। तो बकल अप, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, द एवरीडे चैलेंज। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट या MSW है क्या? बेसिकली ये वो सारा अनवांटेड सॉलिड मटेरियल है जो हम डेली एक्टिविटी से जनरेट करते हैं, राइट। घरों से, ऑफिसेज से या कमर्शियल एरिया से। सिंपल है ना? बिल्कुल। आपकी किचन का गीला कचरा, पुराने न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ऑफिस से निकले पेपर वेस्ट, ये सब MSW का ही पार्ट है। तो चलो डेटा की बात करते हैं। इंडिया में हर साल 68.8 मिलियन टन्स MSW जनरेट होता है 68.8, that's a huge number। एंड इट्स ग्रोइंग। 2030 तक ये 165 मिलियन टन्स हो जाएगा। दैट्स ह्यूज। ये बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे सिंपल रीजंस है। बढ़ती पॉपुलेशन, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, मेक सेंस। बढ़ती इनकम, यूज एंड थ्रो कल्चर और ऑफ कोर्स प्लास्टिक एंड ई वेस्ट का बूम। और कोविड-19 ने भी इसमें ऐड किया होगा, आई अज्यूम। डेफिनेटली कोविड-19 ने डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट को बहुत बढ़ा दिया, मास्क, ग्लव्स एटसेट्रा। राइट। सो द कोर प्रॉब्लम ये है कि हमारा वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी सिर्फ 70% है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये 100% है। इसका मतलब बहुत सारा वेस्ट अनट्रीटेड रह जाता है, कॉजिंग पोल्यूशन। एग्जैक्टली। और इसे डील करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन SBM 2.0। SBM 2.0, राइट। इसका विजन है गार्बेज फ्री स्टेटस अचीव करना थ्रू 100% सोर्स सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन और साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसका एक सुपर कूल गोल है सारे पुराने लेगेसी डंप साइट्स को आने वाले टाइम में ग्रीन जोन्स में कन्वर्ट करना। इमेजिन दैट। इट्स एम्बिशियस, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन अभी भी ठीक से नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जैसे सैनिटरी पैड्स, बैटरीज, मेडिसिन्स पर फोकस बहुत कम है, और शहरों के बाहर ओपन डंप साइट्स आम बात है। तो सोल्यूशन क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? वी नीड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ULBs यानी अर्बन लोकल बॉडीज को और रिसोर्सेज देने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है 4R प्रिंसिपल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये हम सब कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये सोर्स सेग्रीगेशन का सिंपल मतलब क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। इसका मतलब है वेस्ट को उसके सोर्स पर ही 3 पार्ट्स में अलग करना, वेट बायोडिग्रेडेबल, ड्राई प्लास्टिक पेपर और डोमेस्टिक हजार्डस डाइपर्स बैटरीज। सिंपल। गॉट इट। वेट, ड्राई एंड हैजर्डस। और ये 4R प्रिंसिपल को थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हो? जरूर। रिड्यूस मतलब कम यूज करना, सिंपल। रीयूज मतलब चीजों को दोबारा यूज करना, रिसाइकल मतलब वेस्ट से नई चीजें बनाना, ओके, और रिकवरी मतलब वेस्ट से एनर्जी या कंपोस्ट जैसी वैल्यूएबल चीजें निकालना। इंटरेस्टिंग। लेगेसी डंप साइट्स को ग्रीन जोन्स में कन्वर्ट करने का क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट है? वो बहुत है। इससे जमीन का पोल्यूशन कम होता है, हेल्थ रिस्क कम होते हैं, और शहर को एक नया पब्लिक स्पेस मिल सकता है, जैसे पार्क। राइट। एक और चीज, ULBs के पास रिसोर्स क्रंच है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेस्ट मैनेजमेंट पर? इसका मतलब उनके पास आमतौर पर इन सब कामों के लिए पैसा और ट्रेन्ड स्टाफ दोनों की कमी होती है, इसलिए कलेक्शन और प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो एज अ स्टूडेंट मैं 4R प्रिंसिपल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? बहुत आसान। अपना शॉपिंग बैग लेकर जाओ, डिस्पोजेबल आइटम्स अवॉइड करो, ओल्ड बुक्स डोनेट करो और घर पर कचरा अलग अलग करो। छोटे स्टेप्स, बड़ा इम्पैक्ट। परफेक्ट। चलो अब पॉज करो और प्रैक्टिस सेइंग द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी। इन शॉर्ट, MSW एक सीरियस अर्बन चैलेंज है, जिसका सोल्यूशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और सिटीजन पार्टिसिपेशन के कॉम्बिनेशन में है। पोल्यूशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आता है थर्मल ट्रीटमेंट यानी इंसिनरेशन। इसमें वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं। एडवांटेज, वेस्ट का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। ट्रू, बट द लिमिटेशन इज सिग्निफिकेंट। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का रिस्क। एग्जैक्टली। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस। इसमें मटेरियल को ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ऑक्सीजन लेस, ओके, हाँ। ये मटेरियल को डिकम्पोज करके वोलेटाइल प्रोडक्ट्स और कार्बन रिच सॉलिड, जिसे चार कहते हैं, बनाता है। ये तो साईफाई जैसा लगता है। प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन या PAG। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हाई टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट गैस बन जाता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट एक इनर्ट ग्लास स्लैग में कन्वर्ट हो जाता है। कूल ना? इट इज वेरी कूल। फिर आते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हीरो हैं। अच्छा, जैसे बायोगैसिफिकेशन,
जिसमें एनारोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर से मीथेन गैस बनती है। राइट, बायोगैस प्लांट्स। एग्जैक्टली फिर है कंपोस्टिंग, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बनता है, जो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। फिर है वर्मी कंपोस्टिंग, द वन विद अर्थवर्म्स। यस, अर्थवॉर्म्स का यूज करके कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस। और लास्ट है बायो रेमिडिएशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड किया जाता है। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ बायोस। एक और टर्म है बायोमाइनिंग। इसमें लार्ज मशीन्स यूज करके पुराने डंप साइट से यूजफुल मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, मेटल, सॉइल को अलग किया जाता है। रिसाइकलिंग का सुपर चार्ज्ड वर्जन। टोटली। अच्छा, एक क्वेश्चन, पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ऑक्सीजन का है। इंसिनरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब सीधा जलाना, जबकि पायरोलिसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी हीट से डीकंपोज करना। गॉट इट। कंबस्शन वर्सेस डीकंपोजिशन। और प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन से क्या इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है? हाँ, जो गैस बनती है उसमें हीट एनर्जी होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग नॉर्मल कंपोस्टिंग से बेटर क्यों मानी जाती है? क्योंकि अर्थवॉर्म्स डीकंपोजिशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं और जो फाइनल कंपोस्ट बनता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। मेक सेंस। बायो रिमीडिएशन का कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल? हाँ, ऑफ कोर्स। ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया का यूज करना एक क्लासिक एग्जांपल है बायो रेमिडिएशन का। ओह राइट। सो बायोमाइनिंग नए वेस्ट के लिए है या पुराने? प्राइमरीली पुराने वेस्ट के लिए। ये लेगेसी डंप साइट्स को माइन करके वैल्यूएबल रिसोर्सेज निकालने और जमीन को रिक्लेम करने का तरीका है। कूल। अब प्रैक्टिस करो इन टर्म्स को बोलने की। पायरोलिसिस, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, बायो रेमिडिएशन। इन शॉर्ट, वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमारे पास जलाने से लेकर बैक्टीरिया से डिकम्पोज करवाने तक के एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। The next topic is landfills, the ticking time bombs. Landfill fire तब होती है जब डंप साइट पर पड़ा वेस्ट आग पकड़ लेता है, और ये बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल। फेब 2016 में मुंबई का द्योनार लैंडफिल फायर एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसने इस इशू पर ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया था। ये आग लगती क्यों है? बेसिकली बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस बनती है, हाँ? जो हाईली फ्लेमेबल है। मीथेन। हाँ, कभी कभी सैबोटेज या स्क्रैप मेटल कलेक्टर्स भी इसका रीजन होते हैं। The impact must be huge. What's fascinating here is the impact is huge. लैंडफिल से निकलने वाला लीचेट ग्राउंड वाटर और रिवर्स को पोल्यूट करता है। एयर पोल्यूशन, बैड स्मेल और डिजीजेस का ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। और इन फायर्स से डाइऑक्सिन्स जैसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी निकलते हैं। It's really dangerous. इट इज। शॉर्ट टर्म मेजर्स में सिक्योरिटी बढ़ाना, सीसीटीवी लगाना और फायर टेंडर स्टेशन करना शामिल है। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? वेस्ट को लैंडफिल तक जाने से रोकना। सिंपल एज दैट। वेस्ट सेग्रीगेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग और बायोमाइनिंग ही आगे का रास्ता है। ओके, मेरा क्वेश्चन है, मीथेन गैस लैंडफिल में बनती कैसे है? जब ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे खाना बिना ऑक्सीजन के सड़ता है, यानी एनारोबिक डीकंपोजिशन, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये लीचेट क्या होता है? I've heard this term a lot. ये एक टॉक्सिक लिक्विड है जो बारिश के पानी के कचरे से गुजर कर बनता है। इसमें हैवी मेटल्स और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बेसिकली टॉक्सिक गार्बेज जूस। Yikes! लैंडफिल फायर को बुझाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आग कचरे के ढेर के अंदर तक फैली होती है, जहां पानी आसानी से नहीं पहुंच सकता, और मीथेन गैस लगातार आग को फ्यूल करती रहती है। Right, it fuels itself. शॉर्ट टर्म मेजर्स में अवेयरनेस अमंग वेस्ट कलेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर वो अनजाने में ऐसी चीजें कर देते हैं, जैसे मेटल निकालने के लिए वायर जलाना, जिससे आग लग सकती है। मेक सेंस। सो क्या हर लैंडफिल से मीथेन निकलती है? हाँ, जहां भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वहां मीथेन प्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। साइंटिफिक लैंडफिल्स में इस गैस को कैप्चर करके एनर्जी के लिए यूज करने का सिस्टम होता है। That's better. Let's practice saying landfill fires release methane and carcinogenic dioxins. इन शॉर्ट, लैंडफिल फायर्स एक मेजर एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड हैं, जिनका परमानेंट सोल्यूशन वेस्ट को सोर्स पर ही मैनेज करना है। Let's move on to the rules. Topic 4. Solid Waste Management Rules 2016. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रूल्स को 16 साल बाद रिवाइज किया गया। 16 साल, वाओ! द की फीचर्स आर गेम चेंजिंग। पहला, ये अब सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, उससे आगे भी एप्लीकेबल है। Okay, wider scope. दूसरा, सोर्स सेग्रीगेशन मैंडेटरी है, वेट, ड्राई और डोमेस्टिक हैजर्ड। The 3 bins we talked about. एग्जैक्टली। तीसरा, स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरर्स तक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। रैक पिकर्स को फॉर्मल सिस्टम में इंटीग्रेट करने की बात है। That's great for social inclusion. और यूजर फी और स्पॉट फाइन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप कचरा अलग नहीं करते तो फाइन लगेगा। So, who is a waste generator under these rules? Does it mean just households? नहीं, वेस्ट जनरेटर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें हर कोई आता है। हाउसहोल्ड्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट वेंडर्स, बेसिकली एवरीवन हु जनरेट्स वेस्ट। और ये यूजर फी का कॉन्सेप्ट क्या है? Is it like a tax? यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ सर्विस चार्ज। जो वेस्ट जनरेट कर रहा है वो उसके कलेक्शन और प्रोसेसिंग के लिए एक फी देगा। The idea is to make waste management financially sustainable for the ULBs. What about the responsibility of brand owners and manufacturers? Sanitary napkins का example दिया आपने. हाँ, the rules say that manufacturers of products like diapers and sanitary napkins are responsible for creating awareness and a system for the disposal of their products. This is a form of EPR. Okay, linking back to that concept, how are rag pickers integrated into the formal system? The rules mandate that ULBs should integrate them into the formal waste collection system. उन्हें ID cards, safety gear और waste collection का काम देकर.
This provides them dignity and a stable income. That's really important. What happens if a Resident Welfare Association RWA doesn't follow the segregation rules? Then the ULB can impose a spot fine on the entire RWA or on individual non-compliant households. The idea is collective responsibility. Good to know. Okay, practice saying the SWM rules 2016 make source segregation a legal mandate. In short, these rules shifted the focus from just cleaning to scientific management and made every citizen a stakeholder. All right, next up, topic 5. Waste to energy W2E plants. ये plants basically waste को जलाकर electricity बनाते हैं. On paper, it sounds like a perfect solution. 2 problems, 1 solution. Exactly. But India में challenges हैं. एक तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो महंगी है. Cost is always a factor. दूसरा, and this is the main problem, segregated waste नहीं मिलता. हमारा mixed waste इन plants के लिए आदर्श नहीं है. और हाई कॉस्ट तो है ही. So the government is promoting them. हाँ, MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है. But there are criticisms. Like what? High pollution. Activists argue that these plants release harmful dioxins and furans, and they discourage recycling by creating a demand for burnable waste. So it's a double-edged sword. Question. Why is unsegregated Indian waste not suitable for W2E plants? क्योंकि हमारे वेस्ट में 50% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी बर्निंग एफिशिएंसी बहुत कम होती है. प्लांट्स को ड्राई हाई कैलोरीफिक वेस्ट चाहिए. What does financial assistance from MNRE actually mean? It means the government provides subsidies or grants to private companies to set up these plants, making them more financially viable. Are these plants common in India? उनकी संख्या बढ़ रही है, but they're not as widespread as in some European countries. दिल्ली में जैसे ओखला में एक प्लांट है, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है. You mentioned they discourage recycling. Can you explain that a bit more? Sure. एक W2E प्लांट को चलाने के लिए रोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्ट चाहिए. अगर लोग रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग बढ़ा देंगे, तो प्लांट के लिए फ्यूल कम हो जाएगा. So it creates a conflict of interest. That's a fascinating problem. So what is the alternative to W2E for managing non-recyclable dry waste? The best alternative is to co-process it in cement kilns. Cement plants में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो वेस्ट को completely डिस्ट्रॉय कर देता है बिना हार्मफुल emissions के. Interesting. Let's practice. Waste to energy plants face challenges in India due to unsegregated, low calorific value waste. In short, W2E is a potential solution, but it's not a silver bullet, especially without solving the fundamental problem of segregation. Now for the big one. Topic 6. Plastic pollution. The data here is, well, it's shocking. It is. Plastic Overshoot Day for India in 2023 was July 28th. इसका मतलब उस दिन के बाद हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से ज्यादा हो गया. Oh wow. And India is one of 12 countries responsible for 52% of the world's mismanaged plastic. करेक्ट. और हर हफ्ते 5 ग्राम प्लास्टिक इंजेक्शन वाली बात तो आपने शुरू में ही बता दी. Right. इसके impacts क्या हैं? I've heard the term plastisphere. हाँ, प्लास्टोस्फीयर एक नया कॉन्सेप्ट है. ये उन माइक्रो इकोसिस्टम्स को कहते हैं जो प्लास्टिक डिब्री पर डेवलप होते हैं. बट द ब्रॉडर इंपैक्ट्स आर ऑन हेल्थ, द इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज. And the way forward is a circular economy. यस, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है टेक मेक डिस्पोज मॉडल से हटकर एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां वेस्ट को एलिमिनेट किया जाए और रिसोर्सेज को कंटिन्यूअसली यूज किया जाए. Let's dig deeper. What is mismanaged plastic waste? What does that term mean? मिसमैनेज्ड वेस्ट वो प्लास्टिक है जो ना तो रिसाइकल होता है और ना ही साइंटिफिकली लैंडफिल किया जाता है. ये आमतौर पर एनवायरनमेंट में जैसे नदियों या समुद्र में लीक हो जाता है. How does plastic pollution impact climate change? I thought it was just a pollution issue. प्लास्टिक प्रोडक्शन बहुत एनर्जी इंटेंसिव है और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है. सो इट्स एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल बाय बर्निंग रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस. Can you explain the plastisphere concept again with an example? Sure. Imagine a tiny piece of plastic floating in the ocean. उस पर माइक्रोब्स और एल्गी चिपक जाते हैं और एक नया हैबिटेट बना लेते हैं. ये है प्लास्टोस्फीयर. द डेंजर इज दैट ये इन्वेजिव स्पीशीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है. That's scary. How is a circular economy for plastic different from just recycling? Recycling is a part of the circular economy, but not the whole thing. Circular economy starts at the design stage. ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना जो लॉन्ग लास्टिंग हो, रिपेयरेबल हो और जिनके मटेरियल्स को बार-बार रिसाइकिल किया जा सके विदाउट लूजिंग क्वालिटी. So it's more holistic. In what way does plastic pollution affects the economy? It affects tourism, fisheries and shipping industries. सोचो, बीचेस पर प्लास्टिक कचरा टूरिज्म को नुकसान पहुंचाता है. फिशिंग नेट्स में प्लास्टिक फंसने से कैच कम हो जाता है. Right. It has real financial costs. Practice this. Plastic pollution requires a shift from a linear to a circular economy. In short, plastic pollution is a multifaceted crisis with environmental, health, and economic impacts that demand a fundamental change in how we produce and consume. So to tackle this, we have Topic 7, Plastic Waste Management Rules 2016 and its amendments. Yes, the government has brought in several key provisions. पहला, प्लास्टिक कैरी बैग्स की मिनिमम थिकनेस बढ़ाकर 120 माइक्रॉन्स कर दी गई है. Why does thickness matter? Thicker bags are easier to collect and recycle, और उनका रीयूज भी ज्यादा होता है. थिन फ्लिम्जी बैग्स की कोई वैल्यू नहीं होती. Makes sense. और सिंगल यूज प्लास्टिक्स. हाँ, कई सिंगल यूज प्लास्टिक्स जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लेट्स, कटलरी, इन सब पर बैन लगाया गया है. द बिग वन ऑफ कोर्स इज EPR. बिल्कुल. EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर बेस्ड है. Okay, so a question about the SUP ban. Has it been effective? इट्स अ मिक्स्ड बैग. एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है.
छोटे वेंडर्स के पास अभी भी बैंड आइटम्स मिल जाते हैं, बट इट हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड पुश्ड लार्जर ब्रांड्स टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। What is the polluter pays principle in simple words? सिंपल है, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसको उसे डील करने का कॉस्ट भी बेयर करना चाहिए. इन दिस केस द प्लास्टिक प्रोड्यूसर पेज फॉर मैनेजिंग द प्लास्टिक वेस्ट. Are all types of plastic carry bags banned or just a certain kind? द बैन इज ऑन कैरी बैग्स थिनर देन 120 माइक्रॉन्स. उससे ऊपर वाले अलाउड हैं, लेकिन आमतौर पर उनके लिए कस्टमर को पे करना पड़ता है. What does EPR mean for a company like, say, a soft drink manufacturer? What do they actually have to do? उन्हें प्रूफ करना होता है कि उन्होंने उतना ही प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट बाय वेट कलेक्ट और रिसाइकिल करवाया है जितना उन्होंने मार्केट में डाला. वो ये काम खुद कर सकते हैं या किसी रजिस्टर्ड रिसाइकलिंग एजेंसी के थ्रू. And what if they don't? Then they face environmental compensation, basically a heavy fine. The rules are becoming stricter over time. It's practice saying this. EPR or Extended Producer Responsibility is based on the polluter pays principle. In short, the new plastic rules are trying to reduce plastic use and make producers financially responsible for the waste they create, though enforcement remains key. Moving to the global stage, Topic 8. Global Plastic Treaty Negotiations. हाँ, because plastic pollution एक global problem है. It doesn't respect borders. बिल्कुल, इसलिए एक global solution जरूरी है. UN में एक legally binding treaty पर negotiations चल रहे हैं. Legally binding. That's the Yes. key phrase. Yes, इसका मतलब है कि जो भी देश इसे साइन करेगा, उसके लिए इसके प्रोविजंस को फॉलो करना जरूरी होगा. The goal is to finalize an agreement by the end of 2024. Why do we need a global treaty? Can't each country just manage its own plastic? एक देश का प्लास्टिक वेस्ट रिवर्स के थ्रू ओशन में जाकर दूसरे देश के कोस्ट पर पहुंच जाता है. प्लास्टिक प्रोडक्शन सप्लाई चेन्स भी ग्लोबल हैं. So, individual action is not enough. We need a coordinated global response. What are the main points being discussed in these negotiations? There are a few key debates. कुछ देश प्लास्टिक प्रोडक्शन पर कैप लगाना चाहते हैं, while others want to focus only on waste management and recycling. Finance भी एक बड़ा मुद्दा है. Who will pay for this transition? So it's similar to climate negotiations in some ways. Very similar. The classic divide between developed and developing nations is visible here as well. What is India's stance in these negotiations? India generally emphasizes on managing waste downstream, recycling, circular economy, rather than upstream restrictions on plastic production itself, arguing for a just transition. What would a successful treaty look like? A successful treaty would have clear, binding targets for reducing plastic production, eliminating problematic single-use plastics, setting global standards for recycling, and providing financial support to developing countries. Okay, let's rehearse this. A legally binding global plastic treaty aims to tackle the transboundary nature of plastic pollution. In short, the world is trying to create a Paris Agreement for plastics to legally bind countries to fight plastic pollution collectively. Now let's talk about a type of waste that's growing exponentially. Topic 9. E-waste. E-waste यानी discarded electronics, और India दुनिया का 5th largest generator है. That's a high rank. It is. इसके harmful effects बहुत हैं. Hazardous heavy metals जैसे mercury, cadmium, lead. I can imagine. The key concern in India is the problem of formal versus informal recyclers. 95% e-waste informal sector में जाता है, जहां unsafe methods use होते हैं. That's a huge percentage. But I've also heard e-waste is valuable. हाँ, e-waste को urban mine भी कहते हैं. एक estimate के मुताबिक इसमें $57 billion के raw materials होते हैं. Gold? Silver? Yes, gold, silver, copper, platinum. और एक new development is कि e-waste management rules 2022 में अब solar panels भी शामिल हैं. Let's talk about the informal sector. Why is it so dominant in e-waste recycling? Because it's easily accessible. हम आमतौर पर अपना पुराना फोन कबाड़ी वाले को दे देते हैं, जो इनफॉर्मल चेन का हिस्सा है. Formal recyclers are few and collection mechanisms are weak. What are the health risks for workers in the informal sector? They are immense. वो acid baths यूज करते हैं precious metals निकालने के लिए. Wires जलाते हैं कॉपर के लिए. इससे उन्हें serious respiratory, neurological and skin diseases हो सकती हैं. Okay, what exactly makes e-waste an urban mine? Can you give a specific example? Sure. एक टन कंप्यूटर सर्किट बोर्ड्स में एक एवरेज गोल्ड माइन से 40 to 800 गुना ज्यादा गोल्ड हो सकता है, और एक एवरेज कॉपर माइन से 30 to 40 गुना ज्यादा कॉपर. That's an incredible statistic. How do the 2022 rules try to formalize the system? They strengthen the EPR framework. प्रोड्यूसर्स को एक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, और उनके लिए मैंडेटरी कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट सेट किए जाते हैं. The idea is to channel the waste towards formal recyclers. So, as a consumer, what's the right way to dispose of my old laptop? The right way is to find an authorized collection center or a take-back program run by the laptop's brand itself. Many big brands have these systems in place under EPR. Got it. Practice saying e-waste is both a hazardous material and a valuable urban mine of precious metals. In short, managing e-waste is about mitigating a health crisis caused by the informal sector and capturing the immense economic value of the resources locked within our old gadgets. And from e-waste, we naturally move to a future challenge. Topic 10. Solar waste. बिल्कुल. इंडिया का सोलर कैपेसिटी टारगेट बढ़ रहा है, तो सोलर वेस्ट भी बढ़ेगा. It's projected to be 600 kilotons by 2030. 600 kilotons? That's a lot. It is. इस वेस्ट में सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं. एक रिपोर्ट रेकमेंड करती है कि हमें हाई वैल्यू रिसाइकलिंग को प्रमोट करना चाहिए. High value recycling. What does that mean? It means recycling processes that can recover a very high percentage of these valuable materials, especially the critical minerals, instead of just crushing the panels for glass and aluminium. Why is solar waste considered hazardous?
I thought solar panels were clean. The panels themselves are safe during operation, but they contain small amounts of heavy metals like lead and cadmium. अगर ये लैंडफिल में जाके टूटते हैं तो ये मेटल सॉइल और वाटर में लीक हो सकते हैं. What are the main components of a solar panel? About 75% is glass. The rest is aluminium for the frame, and then smaller amounts of silicon, copper, silver, and plastics. Is there a proper solar panel recycling industry in India right now? It's still in a very nascent stage. Most of the focus has been on installing new panels. But with the first generation of panels now nearing their end of life, the focus on recycling is slowly starting to grow. What are the challenges in recycling solar panels? The main challenge is separating the different layers of the panel, which are tightly laminated together. Extracting the small quantities of valuable materials like silver efficiently and cost-effectively is technically difficult. Practice this. Solar waste will be a major challenge, but it is also a source of critical minerals like silicon and silver. In short, as India pushes for clean energy through solar, we must simultaneously build a robust ecosystem for recycling solar waste to prevent a future environmental problem. And what powers our gadgets and EVs? Batteries. Which brings us to topic 11, Battery Waste Management Rules 2022. Correct. ये रूल्स हर तरह की बैटरी पर लागू होते हैं. EV batteries, portable batteries in our phones, industrial batteries. So it's comprehensive. Yes, the main concept again is EPR. Producers, importers and manufacturers are all responsible. What's the biggest change in these rules? एक तो लैंडफिल्स में बैटरी डिस्पोजल पर कंप्लीट बैन है. आप बैटरीज को नॉर्मल कचरे में नहीं फेंक सकते. That's a big step. और दूसरा, रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज न्यू बैटरीज में मैंडेटरी किया गया है. There are specific targets for recovering materials like lithium, cobalt and nickel. That's creating a true circular economy. So what's wrong with throwing a simple AA battery in the dustbin? AA batteries contain heavy metals like cadmium, lead and mercury. When they end up in a landfill, their casing corrodes and these toxic metals can leach into the soil and groundwater, contaminating them for a very long time. What do these rules mean for the EV industry? For the EV industry, this is huge. They are now responsible for collecting and recycling the end-of-life EV batteries. This will be critical for making the EV transition truly sustainable and for recovering valuable battery materials. How does the mandatory use of recycled materials work? The rules set targets. For example, they might say that by a certain year, a new battery must contain at least 5% recycled cobalt or 10% recycled lead. This creates a market demand for recycled materials. Are consumers responsible in any way under these rules? Yes, while the primary responsibility is on the producers, consumers are responsible for segregating used batteries and giving them to authorized collection centers or dealers, instead of throwing them in the general waste. So where do I take my used phone battery? The ideal place would be an authorized electronics store or a collection point set up by the phone's brand or a recycling agency. Let's practice. The Battery Waste Management Rules 2022 mandate EPR and the use of recycled materials in new batteries. In short, these rules aim to create a closed-loop system for batteries, preventing landfill pollution and recovering critical resources for a sustainable future. Moving on from high-tech waste to something more gritty. Topic 12, Construction and Demolition, C&D waste. Yes, the malba we see everywhere. India में C&D waste का 99% recycle नहीं होता. 99%? That's almost all of it. Exactly. इससे एयर पोल्यूशन होता है फ्रॉम द डस्ट, वाटर लॉगिंग होता है क्योंकि ये ड्रेन्स को ब्लॉक कर देता है, और वेटलैंड्स को भी खतरा है जहां इसे इलीगली डंप कर दिया जाता है. So there are rules for this as well. हाँ, C&D वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग को मैंडेटरी बनाते हैं. So how is it supposed to work? The rules require anyone who generates more than 20 tons of C&D waste a day to submit a waste management plan and segregate the waste at the source. This segregated waste is then supposed to go to a processing facility. If the rules exist, why is 99% of it not recycled? The main reasons are a lack of awareness, poor enforcement, and an insufficient number of C&D waste processing facilities across the country. Illegal dumping is often cheaper and easier. What can C&D waste be recycled into? What are the end products? It can be recycled into very useful products. Concrete can be crushed to make aggregates for new construction. Bricks and masonry can be used to make paver blocks, tiles, and for road construction. So it can replace natural materials like sand and gravel. Precisely. This reduces the need for mining and is much more sustainable. Who is responsible for setting up these C&D waste processing facilities? The responsibility lies with the local authorities, the urban local bodies. They are supposed to set up these facilities and ensure that the waste from their jurisdiction is processed there. As a citizen, if I see illegal C&D waste dumping, what can I do? You can report it to your local municipal corporation. Many cities now have apps or helplines, like the Green Delhi app, specifically for this purpose. Good to know. Let's practice this. Construction and demolition, or C&D, waste can be recycled into useful building materials like aggregates and paver blocks. In short, C&D waste is a massive, largely untapped resource whose scientific management can reduce pollution, save natural resources, and create value. And finally, our last topic, which is perhaps the most critical. Topic 13. Biomedical waste, BMW. Yes, the waste from hospitals, labs. इंडिया में रोज 775 टन्स BMW जनरेट होता है. That's a lot. और प्रॉब्लम ये है कि 35 में से 22 स्टेट्स कैपेसिटी से ज्यादा BMW जनरेट कर रहे हैं. So we don't have enough facilities to treat it. Correct.
The treatment infrastructure is not keeping up with the generation. The BMW Management Rules 2016 have clear guidelines for this. What are those guidelines? The rules mandate segregation of waste into different colored bins at the source, yellow, red, white, blue, depending on the type of waste. Like syringes, cotton swabs. Exactly. The rules also require a barcode system to track the waste from the hospital to the treatment facility. And disinfection or sterilization at the hospital itself is a key step. Why is biomedical waste so much more dangerous than regular solid waste? Because it is infectious. It can contain pathogens, viruses, and bacteria that can spread diseases like HIV, hepatitis B and C. Syringes and needles can also cause injuries and infections. What do the different colors of the bins signify? Briefly, yellow is for human anatomical waste, soiled cotton dressings. Red is for contaminated plastic waste like catheters, IV tubes. White is for sharps like needles and scalpels. And blue is for discarded glassware. The barcode system sounds interesting. How does it help? It creates a digital trail. Each waste bag is barcoded, so authorities can track it in real time. This prevents illegal dumping and ensures that the waste reaches the authorized treatment facility. You mentioned 22 states are generating more waste than they can handle. What happens to this excess waste? That's the critical issue. It's often mixed with general municipal waste or dumped illegally, which poses a massive public health risk. How did the COVID-19 pandemic impact biomedical waste generation? It caused a massive surge in BMW due to used PPE kits, syringes, and testing kits. This put an unprecedented strain on the existing treatment infrastructure and highlighted the gaps in our system. Let's rehearse this. Biomedical waste requires strict segregation in color-coded bins and tracking via a barcode system. In short, the safe management of biomedical waste is non-negotiable for public health, and it requires strict adherence to rules from segregation to final disposal. Wow, what a journey! तो हमने आज वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी दुनिया घूम ली. We really covered a lot of ground. So the broad micro theme recap. हमने देखा कि कैसे अलग-अलग तरह के वेस्ट को समझना और मैनेज करना इंडिया के लिए एक क्रिटिकल चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है. Absolutely. Let's do a quick summary of the topics. Go for it. हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बेसिक से शुरू किया और उससे डील करने के साइंटिफिक मेथड्स देखे. फिर हमने लैंडफिल्स के डेंजर्स और SWM रूल्स 2016 के इंपॉर्टेंस को समझा. Then we discussed waste to energy plants, the pros and cons. करेक्ट. फिर प्लास्टिक पोल्यूशन के अलार्मिंग डेटा, उसके नए रूल्स और ग्लोबल ट्रीटी की बात की. हमने ई वेस्ट को एक अर्बन माइंड के रूप में देखा और उसके मैनेजमेंट रूल्स को जाना. We also covered the future challenges, solar waste और battery waste के नए rules. फाइनली हमने कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के क्रिटिकल इश्यूज को टच किया. अब तुम्हारे लिए कुछ क्विक क्वेश्चंस दोस्त. थोड़ा सोच लो और जवाब दो. लेट्स सी हाउ मच दे रिमेंबर. फर्स्ट, EPR का फुल फॉर्म क्या है और ये पोल्यूटर बेस प्रिंसिपल से कैसे जुड़ा है? सेकंड, पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में मेन डिफरेंस क्या था? याद करके बताओ. थर्ड, ई वेस्ट को अर्बन माइन क्यों कहते हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? फोर्थ, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का एक सबसे एम्बिशियस गोल क्या है? थिंक अबाउट लेगेसी डंप साइट्स. फिफ्थ, बायोमेडिकल वेस्ट को नॉर्मल कचरे से अलग ट्रीट करना इतना जरूरी क्यों है? वन कीवर्ड. एंड सिक्स्थ, सर्कुलर इकोनॉमी का प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या कनेक्शन है? कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन? ग्रेट क्वेश्चंस. हियर्स अ सिंपल चैलेंज फॉर यू. अगले 24 घंटे में अपने घर में जनरेट होने वाले वेस्ट को इन 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करने की कोशिश करो. वेट गीला कचरा, ड्राई सूखा कचरा एंड डोमेस्टिक हैजरस जैसे बैटरीज या एक्सपायर्ड मेडिसिन्स. देखो ये कितना आसान या मुश्किल है. So that's it for today's deep analysis. उम्मीद है कि तुमने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा और अब तुम वेस्ट को सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक रिसोर्स और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखोगे. आई रियली होप सो. अगर तुम्हारी कोई क्वेश्चंस है या तुम चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक को ऐसी ही गहराई से एक्सप्लोर करें तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना. और इस नॉलेज को अपने तक मत रखो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो. रिमेंबर, अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है. बिल्कुल. और ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगली डीप डाइव में. तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस.